गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। ओके, इस चैप्टर में हम जो अलग समय समय पे जो नए एम्पायर्स इस्टेब्लिश हुए इसके बारे में जानेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कुछ ऐसे प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी, रूलर्स थे जिन्होंने इतिहास पर बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी थी, और इसी वजह से हम इस चैप्टर में उन किंगडम्स एम्पायर्स के बारे में जानेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले आता है गुप्ता डायनेस्टी। ओके, गुप्ता डायनेस्टी करीबन आज मतलब 4th सेंचुरी CE में इस्टेब्लिश की गई थी। ओके, और ये जो ये गुप्ता डायनेस्टी है ये कहाँ बसी हुई थी? जो गंगा यमुना प्लेन्स है ना, जो आज के मॉडर्न डे में आप यूँ बोल सकते हो, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाला जो रीजन है, उस रीजन में ये गुप्ता डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई थी। इस गुप्ता डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था श्री गुप्ता ने। ओके, फिर उनके बाद इनके वंशज आगे जाके इन्होंने और इस डायनेस्टी को और ज़्यादा बड़ा और समृद्ध बनाया। ओके, The rulers under whose reign the Gupta dynasty reached the peak of its prosperity include Sri Gupta's grandson Chandragupta I and Chandragupta's first successor Samudragupta and Samudragupta's sons Chandragupta II। ओके, ये कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स थे जो कि गुप्ता डायनेस्टी के मतलब गुप्ता डायनेस्टी के चरम रूलर्स थे, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा समृद्धि प्राप्त की, जिसमें सबसे पहले जो उनके फाउंडर थे श्री गुप्ता, फिर उनके जो बेटे हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट होने का समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त वन ऑफ द मोस्ट यह कहा जाता है सबसे पावरफुल रूलर थे अमॉन्ग द गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड हुए। ओके, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है प्रहस्ती से। प्रहस्ती का मतलब ये होता है, जो पहले क्या होता था कि जितने भी राजा होते थे उनके राजकवि होते थे। तो राजकवि क्या होते थे, उनके अपने राजाओं के लिए पोएम्स लिखते थे उनकी प्रशंसा करने के लिए। तो ऐसी पोएम को हम बोलते हैं प्रहस्ती। ओके, इसमें से हम गुप्ता डायनेस्टी में या गुप्ता रूलर्स में हम सबसे ज़्यादा तो हम जिस रूलर के बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे। ही कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और कहीं ना कहीं एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सदर्न पार्ट से लेके तो आर्यव्रत जो पार्ट जो ये पटना वाला हिस्सा है, बिहार वाला हिस्सा है, आसाम वाला हिस्सा है, यहाँ तक कब्जा किया। इनफैक्ट पाकिस्तान में जो साउथ वेस्ट पोर्शन है, सिंध उस समय कहा जाता था, उस पोर्शन को भी उन्होंने एक्वायर किया था। इसके अलावा हालांकि एक बहुत ही अच्छे वॉरियर होने के बावजूद वो एक बहुत अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि बहुत अच्छे शासक थे, बहुत ही अच्छे कवि थे, गुड पोएट थे, और बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन भी थे। उनको संगीत का बहुत अच्छा नॉलेज था। ओके, और उसके साथ साथ बहुत बड़े पैट्रॉन भी थे आर्ट के ना, जो कलाएं होती हैं, स्पेशली जो आर्ट यानी कि पेंटिंग्स वगैरह होती है, उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे और उसके बहुत बड़े कदरदान भी थे। अपार्ट फ्रॉम द कॉइन्स एंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग समुद्रगुप्त इन द प्रयाग प्रहस्ती, और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन हमें प्रयाग प्रहस्ती से मिली, और जो उस समय जो किंग्स जो कॉइन्स उस समय जो चलते थे उनसे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट समुद्रगुप्त और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। उनके जिस पोएट ने प्रयाग प्रहस्ती लिखी थी, मतलब कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में लिखा था, वो थे हरि सेना। ओके, और कहीं ना कहीं उनकी जो पोएम है या प्रहस्ती है वो कहीं ना कहीं इंस्क्राइब की गई है अशोक पिलर में। द प्रहस्ती डिस्क्राइब हिम एज समवन हु वाज रिस्पेक्टेड by other rulers of his time and loved by his people। और प्रहस्ती में ये बताया गया कि समुद्रगुप्त को जो अदर राजा थे वो भी बहुत पसंद करते थे। इनफैक्ट उसकी प्रजा भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। इट सेज दैट हिज पीपल थॉट हिम एज इक्वल टू द गॉड। ऐसा माना जाता है कि उस समय की जो प्रजा थी वो उनको समुद्रगुप्त राजा को भगवान के तौर पर या भगवान का दर्जा दे रखा था। द प्रहस्ती वॉज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पोएम विद अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस। और प्रहस्ती जो है वो पोएम के फॉर्म में लिखी हुई, कविता के फॉर्म में लिखी हुई। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है कि प्रहस्ती कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पहले ज़माने में किस हिसाब से राजा रूल करते थे और किस तरीके से उनका नेचर होता था। प्रयाग प्रहस्ती कुछ ऐसी है प्रहस्ती में से एक है जो कि हमें उस समय के रूलर्स के बारे में जानकारी देती है। अब समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम जाने तो प्रयाग प्रहस्ती से हमें ये पता चला है कि उन्होंने कैसे जो
कन्नौज के रूलर्स थे या पाटलिपुत्र के जो रूलर्स थे उनको कैसे उनके अपने अपनी राजनीतिक कौशल से उन्होंने कैसे उनको अपने अंडर लिया। इनफैक्ट जो दक्षिण पथ वाला जो पोर्शन था यानी कि सदर्न पार्ट वाले पोर्शन थे वहाँ के रूलर्स ने भी उनके सामने सरेंडर किया। हालांकि समुद्रगुप्त ने उन पर रूल नहीं किया, उन पर मतलब शासन नहीं किया, उन्होंने उनको वापस उनका राज्य वापस लौटा दिया। द रूलर्स ऑफ द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स फॉलोड समुद्रगुप्त ऑर्डर्स। पर लेकिन भले ही समुद्रगुप्त ने उनको छोड़ दिया था कि आप अपने राज्य अपने हिसाब से रूल कर सकते, उसके बदले में उनसे टैक्स लिया। ओके, और कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो होते थे वो आसपास के जो राजा थे वो उनके ऑर्डर्स मानते थे, और समय समय पे जब भी उनकी सभाएं लगती थी तो उनको वहाँ आके अपनी प्रेजेंस देनी रहती। ओके, The rulers of the outlying areas submitted to समुद्रगुप्ता and offered their daughters to him in marriage। के साथ साथ उस समय एक रणनीति ये चलती थी कि कोई पावरफुल राजा है तो उस समय क्या करते हैं, जो नेबरिंग जो राजा हुआ करते थे वो अपनी बेटी या अपनी जो बहन होती हैं उनके विवाह उस पर्टिकुलर राज्य से करवा देते। इससे होता क्या था, एक सिक्योरिटी मिलती थी, एक तो उनका पॉलिटिकल अलायंस बन जाता था और कहीं ना कहीं इंश्योरिटी मिल जाती कि इन फ्यूचर ये कभी हम पर हमला नहीं करेंगे। ओके, समुद्रगुप्त was born to कुमार देवी who belonged to the लिच्छावी क्लेन। ओके, अगर समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमारा देवी और उनके फादर जो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। ओके, और वो ऐसे गुप्ता डायनेस्टी के ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने मतलब चंद्रगुप्त फर्स्ट ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना जो टाइटल था ऐसे दिया था जैसे कहते हैं ना महाराजाधिराज का टाइटल उन्होंने अपने ऊपर संबोधित किया था। ओके, समुद्रगुप्त ऑल्सो कंटिन्यूड टू यूज द टाइटल, और उसके साथ साथ जब समुद्रगुप्त राजा बने तब भी उन्होंने वही टाइटल यूज करा राजाधिराज का। ओके, किंग स्कांद गुप्ता वॉज द लास्ट सोवरिंग रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी के सबसे आखिरी जो रूलर थे वो थे स्कांद गुप्त। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ स्कांद गुप्त गुप्ता डायनेस्टी के जो वंशज थे वो इतने कैपेबल नहीं थे, कोई इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके, और एट द एंड जो है गुप्ता डायनेस्टी वो डिक्लाइन हो गई। उसका कारण एक और था कि उस समय एक मंगोलिया से जो हुन्स होते थे, एक टाइप की ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने बार बार जो गुप्ता डायनेस्टी साम्राज्य पर हमला किया जिससे कि ये कमज़ोर पड़ती गई एंड इवेंचुअली ये जो गुप्ता डायनेस्टी है वो डिक्लाइन हो गई और गुप्ता डायनेस्टी का अंत हुआ। इसके बाद जो दूसरे राजा आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। ओके, ऐसी एक और प्रहस्ती से हमें पता चलता है हर्षचरित्र, जो कि बाणभट्ट एक नाम के पोएट थे, राजकवि थे हर्षवर्धन के टाइम के। उन्होंने हर्षचरित्र लिखा, एक बायोग्राफी, और उस दौरान उस राजा की लाइफ और उन्होंने किस तरीके से शासन किया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कि हर्षवर्धन जो थे वो थानेश्वर के राजा थे। ओके, आज से करीबन 1400 ईयर्स अगो या 1400 ईयर्स पहले की बात है ये। ओके, we also came to know about him through the travel accounts of Buddhist monk Zhang Zun। और उस दौरान बुद्धिस्ट मॉन्ग भी हमारे यहाँ ट्रैवल करते थे, और बुद्धिस्ट मॉन्ग ज़्वान के जब वो यहाँ पर भारत में अपनी विजिट के दौरान आए तो उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में भी लिखा कि उनका किस तरीके से वो अपने साम्राज्य को रूल करते थे, किस तरीके के लीडर थे, और कुछ समय तक वो उनके कोर्ट में भी रहे। ओके, बोथ दिस अकाउंट टेल दैट कि हर्षवर्धन केम टू पावर आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर एंड हिज एल्डर ब्रदर। और दोनों ही प्रहस्ती को जब हम पढ़ते हैं, दोनों ही एक प्रहस्ती है और एक ज़्वांग जो उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने उनके बारे में लिखा था, दोनों के बारे में ये जानते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन फादर वो पावर में आए। ओके, His brother-in-law was the ruler of Kannauj, who was killed by देवगुप्त the ruler of Bengal। अब उनके जो ब्रदर-इन-लॉ थे यानी कि उनके बहन के जो पति थे वो कन्नौज के रूलर थे, बट लेकिन उनको देवगुप्त ने जो बंगाल के राजा थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। ओके, फिर किंग हर्षवर्धन को ने बदला लेने का चाहा और उन्होंने बंगाल के रूलर को हराया और कन्नौज को उनके अंडर में अपने मतलब कन्नौज वाले जो पोर्शन को उसके अपने अंडर में लेकर अपने कैपिटल में शामिल किया। ओके, as evident from the map, King Harshvardhan proved himself a successful king by expanding his empire until
मगध एंड बंगाल इन द ईस्ट। और किंग हर्षवर्धन ने मगध वाला रीजन और बंगाल वाला रीजन पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया और उन्होंने चाहा कि मैं अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाऊं, बट लेकिन जैसे ही वो सदर्न पार्ट ऑफ पोर्शन में गए कि साउथ के वाले हिस्सों पे भी कब्जा करूं, तो वहाँ पर उनको डिफीट मतलब हार का सामना करना पड़ा। वहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी थी जो काफ़ी पावरफुल थी और उन्हें साउदर्न पार्ट में कामयाबी नहीं मिली। ओके, सो अब नेक्स्ट रूलर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चालुक्य एंड पल्लवा, जो कि दो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज थी सदर्न पोर्शन ऑफ आवर कंट्री की। ओके, चालुक्य और पल्लवा जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जिन्होंने सदर्न इंडिया में रूल करा। पल्लवास का जो कैपिटल था वो कांचीपुरम था और चालुक्य का जो कैपिटल था वो आहियोल था। ओके, बोथ द एम्पायर्स ऑफन अटैक ईच अदर, और दोनों एम्पायर में अपने आप में वर्चस्व दिखाने के लिए दोनों एम्पायर आपस में समय समय पर युद्ध करते रहते थे। ओके, दे ऑल्सो अटैक ईच अदर टू कैप्चर टेम्पल्स एंड ट्रेड, और कहीं ना कहीं इन दोनों आपस में जो विवाद होता था किस वजह से ये लोग आपस में अटैक करते थे एक दूसरे को, कहीं ना कहीं जो है पहले के ज़माने में क्या था, मंदिर जो थी, मंदिर वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी समृद्ध पोर्शन था। वहाँ पे बहुत सारा खजाना पाया जाता था मंदिरों में, तो कहीं ना कहीं मंदिरों को लूटने के लिए, और कहीं ना कहीं पुराने समय में एक ऐसा मिथ था कि जो किसी राजा का वर्चस्व अगर ख़त्म करना है तो उसके बनाए हुए जो मंदिर है उन पर अटैक कर लो या उन पर पावर गेन कर लो तो उस राजा की हार मानी जाती थी। तो इस वजह से टेम्पल्स को कैप्चर करने के लिए और जो ट्रेड रूट्स होते थे या ट्रेड सेंटर होते थे जहाँ पर व्यापार होता था, उन सेंटर्स को अपने अंदर कब्जा लेने के लिए आपस में ये दो किंगडम्स आपस में युद्ध करते थे। ओके, पुलास्किन सेकंड वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। पुलास्किन सेकंड जो थे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे, मतलब चालुक्य डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। हिज रूल हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड इन आहियोल परस्त्री कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, और उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आहियोल प्रहस्ती, जो कि उनके राजकवि रवि कीर्ति ने लिखी थी। ओके, The Pallavas and Chalukyas were important rulers in the southern India as they controlled sustainable part of southern continent. Gradually they gave the powers to Cholas and the Rashtrakutas. पर लेकिन दो प्रोमिनेंट रूलर्स थे पल्लवास एंड चालुक्यास, बट लेकिन समय आते आते जब इनके नए वंश जब उन्होंने रूल किया तो ये डायनेस्टी डिक्लाइन हुई, और उसके बाद जिस डायनेस्टी ने कब्जा किया वो था चोलास और राष्ट्रकूटास। इन दोनों डायनेस्टीज ने सदर्न पार्ट को आगे जाके आफ्टर द पल्लवास एंड चालुक्यास उन्होंने वहाँ पर रूल किया। ओके, नाउ हाउ डिड द किंग एडमिनिस्टर देयर एम्पायर्स। अब पुराने समय में राजा जो होते थे वो अपने साम्राज्य को किस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, किस तरीके से चलाते। फ्रॉम प्रहस्ती वी ऑल्सो केम टू नो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स फॉलोड बाय द किंग्स। लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू। पुराने समय में ज़मीन जो होता था वो मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता था, यानी ज़मीन पे जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो वन ऑफ द मेन सोर्स था रिवेन्यू कलेक्शन का। उसके साथ साथ जो भी क्रॉप्स फार्मर्स ग्रो करते थे उस पर टैक्स लिया जाता था। ओके, इसके साथ साथ जितने भी ट्रेडर्स हैं उनसे टैक्स लिया जाता था। ओके, द किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स सच एज मेकिंग इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेरिडिटी अलाउइंग अ पर्सन टू होल्ड मोर देन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन्वॉल्विंग विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके साथ साथ राजा जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी, है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, उसमें किसी जो उनके खानदान या उनके वंशज में से किसी पर्सन को ही उस पोस्ट में दिया जाता था। वो ऐसे पर्सन को 1 से 2 पोस्ट दे दी जाती थी। रीज़न ये रहता था कि वो ज़्यादा भरोसे लायक रहते थे और कहीं ना कहीं राजा एश्योर्ड रहता था कि ये लोग कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। द किंग ऑल्सो अपॉइंटेड ऑफिसर्स टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ अदर ऑफिसर्स भी वो अपॉइंट करते थे ताकि ये लोग अदर काम्स कर सकें। ओके, इसके साथ साथ कुछ अलग जो पोस्ट हुआ करती थी उस समय, जैसे लाइक चीफ जज की पोस्ट होती थी तो महादायन का पदवी दी, जैसे चीफ जज को ऐसा बोला जाता था। कोई अगर मिनिस्टर रहता था वॉर और पीस का, जो कि शांति और युद्ध का जो कोई अगर मिनिस्टर होता था, उस पोस्ट की नाम थी सांवी ग्रहिका। ओके, द किंग्स ऑल्सो स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मी। फिर इसके साथ साथ किंग के लिए, एक राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी आर्मी को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कभी युद्ध करना पड़ सकता है। ओके, तो इनके जो आर्मी के जो लीडर्स हैं उनको समानता के तौर पे इनको उपाधि दी गई थी। तो जब भी राजा को सोल्जर्स की ज़रूरत होती थी तो ये समानता से कांटेक्ट करते थे, उसके बदले समानता जो होते थे उनको
मिलिट्री ऑफिस जो मिलिट्री थी वो प्रोवाइड करता है, उसके बदले में राजा जो होता था इनको लैंड ग्रांट दे देते हैं, यानी ज़मीन दे देते हैं जहाँ पर वहाँ पर वो कुछ भी कर सकते हैं, उस लैंड पर अपने लिए क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, द रेवेन्यू दैट केम फ्रॉम लैंड वॉज यूज्ड बाय द सामंतास फॉर पर्सनल एक्सपेंडिचर। और ज़मीन को ऐसी छोटी मोटी ज़मीन दे देती थी, किसी लाइक गाँव बराबर ज़मीन या फिर 2 गाँव बराबर ज़मीन दे दी जाती थी। वहाँ पर उन ज़मीन जो का हक पूरा उनको दे दिया जाता था। उस ज़मीन को किसी पर्टिकुलर एरिया की जिसकी भी फार्मर्स की ज़मीन हो उसके बदले वो उससे टैक्स कलेक्ट कर लेते थे। ओके, सो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि अलग अलग जो समय पे जो राजा हुआ करते थे, कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट रूलर्स हुआ करते थे और कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, मतलब समानतास कैसे क्या काम है समानतास का। इसके साथ साथ लोकल असेंबलीज लगाई जाती थी, जो विलेज का जो हेडमैन होता था तो वो समय समय पे असेंबलीज लगाते थे। जो प्रजा जो होती थी, जो उस गाँव की प्रजा होती थी, वो वहाँ जाकर अपने प्रॉब्लम्स बताती थी। फिर वो विलेज हेडमैन वो सारी प्रॉब्लम्स लेके राजा के पास जाता था और राजा जो भी रहता, जो भी प्रॉब्लम होती थी उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन करके अपनी प्रजा की जो जितनी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर देता था। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्डिनरी पीपल्स उस समय कैसे रहते थे, यानी कि ये तो हमने राजाओं के बारे में समझ लिया कि राजा किस तरीके से रूल करता था, कौन कौन से राजा कब तक रूल करा, किस राजा के बाद कौन से राजा आए। ओके, उस दौरान ऑर्डिनरी पीपल की क्या कंडीशन थी या कैसे वो लोग रहते थे। ओके, अब हमें ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में कैसे पता चलता है, बृहस्पति से या फिर किसी राजा की बायोग्राफी से। ओके, जैसे कि लाइक एक अभी जो ना शकुंतलम नाम की एक बुक है जो कि कालिदास ने लिखी है, और ज़ुआंग नाम के एक मॉन्क थे जो ट्रैवलर थे जो यहाँ पे आए थे, उनके जो अकाउंट्स हैं उनकी बुक्स में से पता चलता है कि रॉयल पीपल्स और जो नॉर्मल पीपल हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस। स्पेशली जो ये डिफरेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे वो कहीं ना कहीं केवल राजा के कोर्ट्स में जाके विजिट नहीं करते थे, ये आम इंसानों के बीच में भी आके रहते थे। उस समय जो पीपल्स की जो कंडीशन होती थी उसके बारे में भी वो कहीं ना कहीं वो जिक्र करते थे। तो ऐसी चीज़ हमें पता चली फाजियान एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उनके बुक से कि उस समय भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, यानी कि कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स कैसी थी उस समय, अनटचेबिलिटी उस समय माने जाती थी, यानी कि अछूत जो कैटेगरी होती थी पहले ज़माने में, जिनको कि ना मंदिरों में एंटर करने दिया जाता था ना ही उन्हें गुरुकुल्स में एंटर करने दिया जाता था। तो वहाँ उनकी कंडीशंस के बारे में हमें फाजियान नाम के एक ट्रैवलर के बुक से पता चलती है। ओके, वानवता प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ विलेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड हॉस्पिटलिटी टू किंग आर्मी एज इट मार्च through their village despite the harm and destruction caused by the elephants and oxen that accompanied the army। इसके साथ साथ भान भट्ट ने भी अपनी बुक में जिक्र किया है कि जब भी आर्मीज मार्च करती थी या राजा मार्च करता था तो कैसे विलेजर्स को उनके सम्मान में आके झुकना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था जो हाथी अपने साथ या घोड़सवार या कोई भी जो अदर एनिमल्स के साथ आ रहे हैं वो कई बार उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान पहुंचा देते, उसके बाद भी वो काफ़ी जनरस रहते थे अपने राजा के सामने, और तो उनको भले नुकसान हो रहा हो तो कहीं ना कहीं हमें उस समय के ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में भी जानकारी पाई जाती है। पर लेकिन इसमें हमें ये पता चलता है कि जो राजा जो थे वो काफ़ी अच्छी लाइफ जीते थे एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी पीपल। ओके, और कहने के ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बहुत कम लिखा है, बट इतना ज़्यादा नहीं लिखा जितना कि इन राजाओं के बारे में हमें मिला है बृहस्पति से या अदर बुक्स से। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यहाँ पर आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।